देखिए ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस स्टार्ट किए थे। ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, तो मैंने बोला था ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन 97% ऑक्सीजन किस रूप में ट्रांसपोर्ट होती है, बाय आरबीसी के द्वारा, ठीक है। और 3% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा के द्वारा। आरबीसी के द्वारा जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है वो किस रूप में होती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, ठीक है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मूला क्या है, H2O2 मींस हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है तो क्या बनेगा, HbO2 बनेगा। एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल मैक्सिमम कितना ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर सकता है, 4। लिखेंगे 1 हीमोग्लोबिन मैक्सिमम अटैच विथ 4 O2, 4 O2 के साथ मैक्सिमम अटैच कर सकता है, ठीक है। एक और स्टेटमेंट लिखा है कि 100 ml ऑफ ब्लड, 100 ml ब्लड है, ठीक है, उसमें वो कितना O2 को जो है ऑक्सीजन हमारे बॉडी के में जब जाती है तो कहाँ पहुँचती है, वो लास्ट में जाकर के टिश्यू में कहाँ जाती है, तो टिश्यू में जब ऑक्सीजन जाएगा, ब्लड लेके जाएगा, तो कौन सा ब्लड उस ऑक्सीजन को ले जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड होगा वो, ऑक्सीजनेटेड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड या 100 ml ऑफ ब्लड अगर आप बोल रहे हैं तो कितना ऑक्सीजन को टिश्यू में पहुंचाएगा, कितना लिखा है, देखिए 4 ml to 5 ml, देखिए बताइए लिखा हुआ वहाँ 4 या 5 कुछ ऐसे लिखा है, लास्ट में पैराग्राफ नीचे लाइन लिखी हुई है, हाँ 4 लिखा, वही कंफ्यूजन था। 4 ml ऑफ O2 को ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ पर, तो टिश्यू में। ध्यान रखिए 100 ml ब्लड, सर 100 मिली में 1 मिनट 5 लिखा हुआ ना, 5 है ना, नेचर CO2 का है, 4 CO2 है, 4 CO2 है, ऑक्सीजन 5 होगा, ठीक है, वही मैं कह रहा हूँ, ऑक्सीजन 5 है। अब बताइए क्या कह रहे हैं, वही बोल रहे थे। हाँ यही है, 5 ml ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है किसमें, टिश्यू में ले जाकर के 100 ml ऑफ ब्लड, समझ में आया। लेकिन अगर देखा जाए 100 ml ऑफ ब्लड में कितना ऑक्सीजन होती है, तो 20 ml ऑक्सीजन होती है, ठीक है। अगर लिखेंगे मैं यही स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, 100 ml ऑफ ब्लड कंटेन 20 ml ऑफ ऑक्सीजन, ये तो अलग अलग दिख रहा है। 100 ml ऑफ ब्लड ट्रांसपोर्ट द 5 ml O2, लेकिन 100 ml ऑफ ब्लड में 20 ml ऑक्सीजन होती है, अलग अलग क्यों है, टिश्यू में पहुंचाने। सुन लीजिए ध्यान से, अगर कहा जाए 100 ml ब्लड में आपकी कितनी ऑक्सीजन है, कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड वाला, तो उसमें है ऑक्सीजन 20 ml, ठीक है। लेकिन जो 100 ml जो ब्लड है वो जब ऑक्सीजन को ले जाएगा तो टिश्यू में कितना भेजेगा, 5 ml, 5 ml ऑक्सीजन भेजता है, 25% ऑक्सीजन ही आपके टिश्यू में जाती है, समझ रहे हैं ना। ऑक्सीजन का एमएल में, हाँ ऑक्सीजन का एमएल में करेंगे, एमएल में नहीं कर देंगे, ऐसे समझिए ये आपकी बॉडी का टिश्यू है कोई, यहाँ ऑक्सीजन आ रही है, किसके रास्ते से आ रही है, ब्लड लेके आ रहा है, कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड, कहाँ से आ रहा है, हार्ट से आ रहा है। वो कितनी ऑक्सीजन को अपने साथ लेके आ रहा है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड 100 ml, ये 20 ml ऑक्सीजन को ला रहा। अगर देखा जाए, अगर 100 ml ब्लड देखेंगे तो उसमें कितना ml रहेगा, हाँ 20 ml ऑक्सीजन रहेगी, ml ऑक्सीजन लीटर, ठीक है। 100 ml ऑफ ब्लड में 20 ml ऑक्सीजन रहेगा, वॉल्यूम है इसका, ठीक है। कितना ऑक्सीजन रहेगा, लेकिन जब ये ऑक्सीजन को ले जाता है ब्लड, तो यहाँ पर केवल और केवल 25% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रही है, 75% ऑक्सीजन आगे बढ़ चुकी है, मतलब जो आगे ब्लड है जा रहा उसमें 25% जाती है। अब 25% ट्रांसपोर्ट हो रही है, 20 ml का 25% कितना हुआ, 5 ml हुआ,
20 ml है इसमें, 5%, 25% इसने भेज दिया, कितना भेजा? 5 ml भेजा। समझ में आया क्यों ऐसा लिखा गया है? ठीक है, यहाँ लिखेंगे कि ब्लड ओनली ट्रांसपोर्ट 25% ऑक्सीजन, 25% O2 टू टिश्यू में इतना ही O2 भेजता है, इसीलिए वो 5। अगर कहा जाए टिश्यू आगे लेकर गया तो 5 ml। कितना ब्लड में ऑक्सीजन है? 100 ml में 30 ml ऑक्सीजन होती है। ठीक है, तो यह एक चीज। अब देखिए इसके बाद में एक है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व समझना है। ऑक्सीजन, इसको बहुत ध्यान समझिएगा, डिसोसिएशन कर्व। एक कर्व बना है, कर्व कैसे बना है बाद में लिख लेना, समझते हैं, लिखने में टाइम वेस्ट मत करें, या तो साथ में लिखा करिए हमारे। ये देखिए, ये किस तरीके से कर्व है, इसकी कर्व की शेप आती है एस शेप। कैसा होता है? एस शेप। एस शेप में सिग्मॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सिग्मॉइड कर्व। ये कर्व कुछ ऐसा इस तरीके से आता है। ठीक है, नॉर्मल कर्व देखा जाए। कर्व किसके बीच में बना है? ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, PO2 समझते हैं, पार्शियल प्रेशर लास्ट टाइम मैंने बताया था क्या होता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन आपकी बॉडी में कितना है ऑक्सीजन, ठीक है, उसका अगर आप कर्व बनाएंगे किसके साथ? सैचुरेशन परसेंट सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। जैसे हमारे बॉडी में जब ऑक्सीजन हमारे लंग्स में आती है तो ब्लड उस ऑक्सीजन को लेने जाता है, तो ब्लड में क्या होता है? हीमोग्लोबिन, वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है और बनाता है H2O2। ये ऑक्सीजन के साथ कितना परसेंट में जुड़ेगा? सैचुरेशन का मतलब कि ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ सैचुरेशन कितना है, बाइंडिंग कितनी है, कि फास्ट जुड़ रहा है कि स्लो जुड़ रहा है। ठीक है, इसको लेकर के एक कर्व बनाया गया है। ये कर्व इस तरीके से नॉर्मल शेप में एस शेप में दिखाई देता है। समझ में आया? इस एक्सिस पर हम ले रहे हैं कि कितना ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाया जाए और इस पर परसेंट सैचुरेशन। जैसे एक एग्जाम्पल लिया जाए, हमारा जब स्टमक खाली होता है तो हम लोग खाने को जब खाते हैं तो बहुत तेज खाते हैं, फास्ट खाएंगे, इसके बाद खाने की स्पीड नॉर्मल होने लगती है क्योंकि पेट धीरे धीरे भर रहा होता है। फिर खाने की स्पीड थोड़ा सा स्लो कर देते हैं, समझ रहे हैं, कम। इसके बाद अब खाना खाना बंद कर देंगे जब पूरा स्टमक फिल हो जाएगा। सेम वही कंडीशन हीमोग्लोबिन है। ऑक्सीजन अगर मान लीजिए थोड़ा, जैसे जैसे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन बढ़ेगा ना, क्योंकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है। कम ऑक्सीजन है, कम हीमोग्लोबिन जुड़ेगा, ज्यादा ऑक्सीजन है, ज्यादा सैचुरेशन होगा। कितना होगा? कोई लिमिट है? लिमिट है, क्योंकि एक हीमोग्लोबिन मैक्सिमम 4 O2 के साथ बाइंड कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं। बहुत सारे हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल होते हैं। तो सैचुरेशन देखिए, जैसे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर यहाँ पर क्या है? 0 है, तो कोई सैचुरेशन नहीं। जैसे जैसे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ता जाएगा, ये कर्व अचानक उठ गया, ये कर्व अचानक से रेस कर गया, बढ़ गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की बाइंडिंग अभी शुरुआत हो रही है, अभी आपका स्टमक खाली है, बाइंडिंग बहुत फास्ट होगी। जैसे जैसे थोड़ा सा हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की बाइंडिंग हो जाएगी, उसके बाद बाइंडिंग क्या, फिर आगे ऑक्सीजन बढ़ रही है। तो ये कर्व देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ से चल रहा है ना, ये ऑक्सीजन भी बढ़ रहा है तो बाइंडिंग भी बढ़ रही है। तो शुरुआत में बाइंडिंग फास्ट क्यों होगी? क्योंकि हीमोग्लोबिन पूरा बैलेंस था, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन नहीं जुड़ी हुई थी ना, तो अचानक क्या होगा? ऑक्सीजन जल्दी जल्दी पहले जुड़ जाएगी, फिर बाइंडिंग क्या होगी? ऑक्सीजन बढ़ा, पार्शियल प्रेशर बाइंडिंग, यहाँ सैचुरेशन दिखा रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। उसके बाद क्या होगा? ये रिड्यूस हो रहा, अब बाइंडिंग क्या हो रही है? कम, स्पीड घट गया, गाड़ी चला रहे, एक्सीलरेटर फर्स्ट किया, फिर नॉर्मल ले आए, फिर और स्लो कर दिया। ठीक है, यहाँ और स्लो बाइंडिंग हो रही है क्योंकि ऑक्सीजन और ज्यादा बढ़ रही है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? इसके बाद क्या होगा? ऑक्सीजन और ज्यादा अगर बढ़ी तो ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। अब नहीं बढ़ेगा क्योंकि मैक्सिमम बाइंडिंग हो चुकी है। हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जितना जुड़ना जुड़ गया, अब कितना भी ऑक्सीजन बढ़ जाए कुछ नहीं होने वाला है। ये कर्व क्या मैक्सिमम पॉइंट यहाँ गया, यही फुल्ली सैचुरेशन पॉइंट है।
ये क्या है फुल्ली सैचुरेशन। अगर इसको दिखाया जाए तो कितने ml ऑक्सीजन पर फुल्ली सैचुरेशन 100% यहाँ हो रहा है। समझ गया? तो ये सैचुरेशन कर्व है सिग्मॉइड। पूछा जाता है कैसा कर्व होता है नॉर्मल में सिग्मॉइड। ये कर्व डिस्टर्ब कब होगा? क्वेश्चन आता है कि ये कर्व कब लेफ्ट जाएगा और कब राइट जाएगा। लेफ्ट समझ रहे हैं इधर, और राइट मीन्स इधर। अगर मैं इस कर्व को ऐसे बना दूं, ये देखिए ये ए हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया बी, और इधर मैंने कर्व बना दिया ये सी। बी वाला कर्व राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है नॉर्मल से, और ये नॉर्मल से लेफ्ट साइड में जा रहा है। तो कब राइट जाएगा कब लेफ्ट, पहले तो ये जान लीजिए। अगर ये कर्व लेफ्ट जा रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, समझ रहे हैं? ये कर्व लेफ्ट जा रहा है इसका मतलब थोड़ा सा ही ऑक्सीजन लेकर के ये सैचुरेशन बहुत तेज हो रहा है। देखिए, क्योंकि इस एक्सिस पर आप क्या ले रहे हैं परसेंट सैचुरेशन हीमोग्लोबिन का। ये देखिए बहुत तेजी से ग्राफ उठा, थोड़ा सा ऑक्सीजन पे ग्राफ क्या हो गया तेज उठ गया, मतलब सैचुरेशन फास्ट हो रहा है कम ऑक्सीजन पर ही। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है ये ग्राफ देखिए नीचे जा रहा है, मतलब सैचुरेशन ऊपर होना है, सैचुरेशन कम हो रहा है, ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए। तो अगर लेफ्ट जाएगा तो क्या बोलेंगे ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग फास्ट हो रही है, राइट जाएगा तो स्लो हो रही है। अब फास्ट और स्लो कहाँ होता है ये समझ लीजिए। ठीक है, देखिए अगर लेफ्ट में कब लेफ्ट शिफ्टिंग कब होगा इस कर्व का शिफ्टिंग तब होगा जब हीमोग्लोबिन सैचुरेशन विथ ऑक्सीजन इसके साथ ऑक्सीजन के साथ में मोर होगा, ज्यादा होगा सैचुरेशन, परसेंट सैचुरेशन ज्यादा होगा। राइट, ये कंडीशन कहाँ देखने को मिलती है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कहाँ ज्यादा बाइंड करता है? ऑक्सीजन के साथ एक ही जगह तो बाइंडिंग करता है, वो बोलते हैं लंग्स में जाकर के बाइंड करता है। क्या टिश्यू में बाइंड करता है कि टिश्यू में थ्रो CO2 को पकड़ने जाता है? लंग्स में होता है ना एल्वोली के लेवल पर। तो कहाँ होता है एट एल्वोली। ये चीज कहाँ देखने को मिलेगी शिफ्टिंग इधर एल्वोली में। एल्वोली में ये कर्व ऐसे दिखाई देगा। अगर कर्व बनाएंगे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर और हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा है वहाँ। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये वहाँ सैचुरेशन फास्ट होगा। दूसरा है, अब बताइए एल्वोली में ऐसे भी लिख सकते हैं जहां पर PO2 अगर ज्यादा है, PO2 ज्यादा है तो ज्यादा बाइंडिंग होगी। जाहिर सी बात है ऑक्सीजन ज्यादा है तो सैचुरेशन जल्दी जल्दी होगा। खाना जब सामने रखा जल्दी जल्दी खा के खत्म करेंगे। ठीक है, और क्या है टेम्परेचर लो है। अगर टेम्परेचर लो कहाँ होता है? टिश्यू में टेम्परेचर लो होता है कि लंग्स में होता है? बताइए। लंग्स में हो गया, क्योंकि टिश्यू में तो लगातार एनर्जी बन रही होती है। एनर्जी मीन्स ATP, तो एनर्जी बन रही है तो टिश्यू में टेम्परेचर ज्यादा होता है, रेस्पिरेशन चलता है। लंग्स वैसे तो बॉडी का टेम्परेचर 37, बट टिश्यू में टेम्परेचर जो होता है वो थोड़ा सा क्या है हाई, और लंग्स में थोड़ा सा कम, क्योंकि लंग्स में वेंटिलेशन हो रहा होता है। ठीक है, एयर का वेंटिलेशन। समझ में आया? इसलिए वहाँ टेम्परेचर क्या है लो है, और टिश्यू में एनर्जी फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा। टेम्परेचर लो है तो ये कर्व लेफ्ट साइड में जाएगा। और अगर pH लो है हाई है, बताइए कहाँ होता है टेम्परेचर लो? एल्वोली लंग्स। अगर pH जहाँ हाई है और pH और H+ कंसंट्रेशन क्या है लो है, H+ लो है। जानते हैं अगर H+ कंसंट्रेशन कम होती है तो pH हाई होता है, H+ ज्यादा होते हैं तो pH घटता है ना, पता है ये चीज। मोर H+ दो pH, जान रहे ना? H+ ज्यादा मतलब pH कम हो गया, H+ कम मतलब pH ज्यादा। ठीक है, अगर pH हाई है या फिर H+ लो है, बात एक ही है, तो ये कर्व कभी लेफ्ट जाएगा, क्योंकि जो ब्लड हमारा एल्वोली में जाता है, लंग्स में जाता है। ठीक है, जहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा होती है वहाँ के ब्लड में pH कम होता है, और जहाँ ऑक्सीजन कम होती है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जिस खून में ज़्यादा है वहाँ pH कम होता है। ऐसे समझिए, जिसमें जब CO2 ज़्यादा होती है जब ब्लड में, बताइए ब्लड में CO2 ज़्यादा कहाँ होती है? टिश्यू में होती है ना। आप बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 ज़्यादा है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का pH भी तो क्या होता है कम। नहीं हाई नहीं रहेगा, pH कम रहेगा। उसमें छोड़िए, डीऑक्सीजनेटेड जहाँ CO2 ज़्यादा वहाँ pH लो। क्यों लो है? क्योंकि
डाइऑक्साइड अगर ज्यादा होती है, जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करती है और क्या बनाती है H2CO3 कार्बोनिक एसिड, ये टूटता है H++ H CO3- H+ ज्यादा बढ़ते जाएंगे ना, मोर CO2 मींस मोर H2CO3 बनेगा और ज्यादा H2CO3 बनेगा तो ज्यादा H+ भी तो बनेंगे और ज्यादा H+ बनेंगे तो pH घटेगा। समझ में आया? डीऑक्सीडेटेड ब्लड का pH कम होता है, टिश्यू में जो ब्लड पहुंचता है वहां टिश्यू में क्या है pH कम रहेगा, H+ ज्यादा रहेगा। समझ रहे हैं? ऐसे का उल्टा एल्कोहलिक हो जाता है। ज्यादा होने से मतलब पर्सन की डेथ हो जाती है। नहीं इतना भी H+ ज्यादा नहीं होता ना कि इतना भी एसिडिक कंडीशन नहीं होती कि डेथ हो जाए। मोर एसिडिक बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं नॉर्मल से हट के बात कर रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है, कि वहाँ पर टिश्यू में H+ कंसंट्रेशन थोड़ा सा ज़्यादा होता है। सर जी तो हाँ यहाँ पर तो लिख सकते हैं CO2 लेस। हाँ, यहाँ CO2 लेस। समझ रहे हैं? एल्कोहली में हमारे लंग्स में, सीधे समझिए हमारे लंग्स में जब ब्लड पहुँचता है तो उस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, तो वो ऑक्सीजन को पकड़ता है, वहाँ जाकर के ऑक्सीजन को ट्रैप करता है। तो जब ऑक्सीजन, देखिए जब pH क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा pH थोड़ा सा, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा रहेगा। जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है वहाँ pH क्या होता है, कम होता है। समझ रहे हैं? और जहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा है ब्लड में वहाँ pH क्या रहेगा, हाई रहेगा। तो हाई pH में भी ये कर्व लेफ्ट जाएगा और H+ लो है तो कर्व लेफ्ट, मतलब सीधा सही है कि ये कर्व लेफ्ट जाएगा एल्कोहलिक के लेवल पर। लिखा मैंने एल्कोहलिक पर, कहाँ जाएगा, एल्कोहलिक में ये कर्व लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सारे कंडीशन आपको देखने को कहाँ मिलेंगे, एल्कोहलिक में देखने को मिलेंगे। इसी का उल्टा कर दीजिए, कर्व राइट कब जाएगा, तो यही लिख लीजिएगा राइट शिफ्टिंग कब होगी, कहाँ पर, टिश्यू में। हाँ टिश्यू में होगी। एंड टिश्यू में ये कर्व आपको जब कर्व बनाएंगे टिश्यू में वहाँ CO2 ज़्यादा देखने को मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन कम होती है। तो ऑक्सीजन जब कम रहेगी तो बाइंडिंग भी तो स्लो रहेगी, सैचुरेशन भी तो कम रहेगा, तो कर्व नीचे नहीं जाएगा, ये राइट साइड में था। H2 सैचुरेशन भी हाँ, अब यहाँ पर टिश्यू में क्या क्या हाई टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर क्या है यहाँ हाई है, pH क्या होता है लो, H+ क्या होते हैं हाई, H+ हाई हो गया, ठीक है। CO2 मोड, हाँ CO2, CO2 क्या है हाई है, CO2 मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बस इतना ही ध्यान रखना है आपको, यही आपको पैराग्राफ में दिखाया गया होगा, लिख सकते हैं। हाँ सर हो गया, पढ़ लीजिएगा एक बार, समझ में आ जाएगा। O2 वाला हो गया, CO2 वाला ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। और एक लाइन और लिखा गया होगा तो CO2 ट्रांसपोर्ट में भी हम लोग समझ लेंगे। 105 में लिखे हैं, बता दें। ऑक्सी हीमोग्लोबिन किसको कहते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन HbO2 ही तो है, HbO2 का दूसरा नाम ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब हमको समझना है कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, कैसे CO2 ब्लड के द्वारा टिश्यू से लंग्स तक पहुंचती है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन का तो समझ लिया है कि 97% ऑक्सीजन जाएगा RBC के द्वारा और 3% प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाएगा। देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, तो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट इधर देखिए 70% भाई आपको 20 से लेकर के 25% CO2 जाती है RBC के द्वारा, इसके द्वारा बाय RBC के द्वारा, क्योंकि RBC के अंदर क्या है हीमोग्लोबिन, तो कहेंगे कि वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ के जाते हैं, किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ। समझ में आया? जैसे वहाँ 97% ऑक्सीजन जाते थे, कैसे जुड़ता है, तो इन द फॉर्म ऑफ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, क्या बनेगा, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनेगा, हीमोग्लोबिन। समझ रहे
कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नहीं लिखेंगे। ऑक्सी हीमोग्लोबिन वहां HbCO2 का नाम क्या है? HbCO2 कैसे बनेगा? हीमोग्लोबिन प्लस CO2। HbCO2 इसका नाम होता है कार्बोनिलो हीमोग्लोबिन। तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है? Hb के साथ जब कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ती है तो इसको बोलते हैं HbCO। इसका नाम होता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। इसका नया यूज है, हाँ इसका नया काम है। समझ लीजिए, ऑक्सी हीमोग्लोबिन HbO2, लेकिन HbCO2 कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नहीं है, कार्बोनिलो। ठीक है, अभी बता रहे हैं क्यों है। यहाँ यूज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन के साथ जब कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ती है। कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से आया? पॉल्यूशन। जब पॉल्यूशन होता है, जो ऑटोमोबाइल्स का जो एग्जॉस्ट होता है, वहाँ धुएं में क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। वो जब हमारे सांस में जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है, और क्या बना देगा? HbCO। सांस फूलने लगेगा क्योंकि ये पॉइजनस है। वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है। ये है कार्ब। इसको कार्ब अमीनो क्यों बोलते हैं? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करती है अमीनो ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से जुड़ रही है तो उसका जो अमीनो ग्रुप है, अमीनो ग्रुप कहाँ से आ गया? हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा 2 बीटा चेन्स प्रोटीन्स होती है ना, तो प्रोटीन है तो अमीनो एसिड भी होगा ना। तो इसके अमीनो एसिड के साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करती है, इसलिए इसको बोलते हैं कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। समझ में आ रहा है? जी सर। हीमोग्लोबिन, कार्बन डाइऑक्साइड जानते हैं मोर सॉल्युबल इन द ब्लड इन कंपैरिजन टू द ऑक्सीजन, ज्यादा सॉल्युबल होती है, ठीक है। इसीलिए जो एक चीज और देखिए कि यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड की बाइंडिंग CO हैज 250 टाइम मोर एफिनिटी टू हीमोग्लोबिन देन ऑक्सीजन। टॉक्सिक। हम लोग जब क्यों सांस फूलती है धुएं में? क्योंकि धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड है। हमारे लंग्स में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जो बाइंडिंग होती है उससे कहीं ज़्यादा हीमोग्लोबिन की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एफिनिटी होती है। 250 गुना ज़्यादा ये पसंद किसको करता है? हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड पसंद करता है बाइंड कराना। किसके कंपैरिजन में? ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। समझ में आया? इसलिए CO पहले जुड़ जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड पहले जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन की बाइंडिंग कम कर देगा। समझ में आ रहा है? ये हो गया 70% CO2 इन द फॉर्म ऑफ HCO3 बाइकार्बोनेट के रूप में जाता है। किस रूप में जाता है? बाइकार्बोनेट के रूप में जाता है। बाइकार्बोनेट देखिए RBC में भी बनता है और प्लाज्मा मेनली तो होता है, लेकिन मेनली बाइप्लाज्मा। एक बार क्वेश्चन था ऐसा कि बाइकार्बोनेट के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। प्लाज्मा समझ रहे हैं ना? ब्लड के 2 हिस्से फॉर्मल एलिमेंट और प्लाज्मा, लिक्विड पोर्शन प्लाज्मा होता है। 70% कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होकर जाती है प्लाज्मा में, प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट के रूप में जाती है। बाइकार्बोनेट मेनली कहाँ बनता है? प्लाज्मा बनता है, ठीक है। और बचा 60% CO2 किससे जाएगा? प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर के, ठीक है। किस स्टेट में? घुल करके जाएगा, डिसॉल्व स्टेट। ये भी प्लाज्मा में है, बाइंड। ये डिसॉल्व अवस्था में नहीं है, ये बाइकार्बोनेट के रूप में घुली हुई अवस्था में 7% CO2 घुल के द्वारा जाती है। तो ऑक्सीजन कितना परसेंट जाती है ब्लड प्लाज्मा से? 3%। तो वो 3 है, ये 7 क्यों हो गया? क्योंकि ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम है, CO2 25 गुना ज़्यादा सॉल्युबल है ब्लड में। जब 25 गुना ज़्यादा सॉल्युबल है प्लाज्मा में तो इसका ट्रांसपोर्ट भी तो ज़्यादा होगा, 7%। इसीलिए ना वो 3% में है, ये 7% डिसॉल्व स्टेट में जा रही, क्योंकि सॉल्युबिलिटी इसकी ज़्यादा है। समझ में आया? तो ये हो गया सिनेरियो। अब मैं एक देखिए, इसको हमको समझना है थोड़ा सा, ये 70% वाले को समझना है, ठीक है। इसको देखिए, ये आपका RBC हो गया। क्या हो गया? RBC। ये कार्बन डाइऑक्साइड है। ये ट्रांसपोर्ट कहाँ हो रहा है? ये टिश्यू में हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट मतलब कार्बन डाइऑक्साइड
जा रही है, वन कहाँ रही है, टिश्यू में, पहले खून में मिलेगा तभी तो जाएगा, तो ये बता रहे हैं टिश्यू लेवल पर, ठीक है। ये आरबीसी है ब्लड की, बाहर क्या है, प्लाज्मा। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी तरीके से 7% तो डिजॉल्व स्टेट में जाएगा, 7% क्या है, प्लाज्मा से डायरेक्ट जाएगा डिजॉल्व में, ठीक है। बाकी बचा ये समझना है 20 से 25% आरबीसी। तो देखिए आरबीसी में है, CO2 एंटर करेगा कहाँ, आरबीसी में, CO2 प्लस हीमोग्लोबिन जुड़ करके HbCO2 बना देगा और ये इस रूप में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। यही आरबीसी जब हमारी लंग्स में जाएगी तो वो HbCO2 को तोड़ेगा और Hb अलग कर देगा और CO2 को अलग कर देगा, समझ रहे हैं ना। HbCO2 के रूप में जा रहा है खून लेकर के ब्लड, किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को। जैसे ही लंग्स में पहुंचेगा वहां जाकर के हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के थ्रू बाहर चले जाएगी, ठीक है। अब हमको ये वाला समझना है, ये 23%, ये 20 से 25% वाला ये हो गया, ये क्या है 20 to 25% वाला मैटर हो गया। अब 70% समझना है, 70% के लिए देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड एंटर किया कहाँ पर, आरबीसी में, मतलब प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है, लेकिन ये बाइकार्बोनेट बनता कहाँ है, तो बनता है ये आरबीसी के अंदर, सिंथेसिस आरबीसी। कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ेगा किसके साथ, वाटर के साथ, आरबीसी के अंदर जो वाटर है उसके साथ जुड़ेगा, ठीक है। क्या बनाएगा, H2CO3 बनाएगा, एंजाइम का नाम कार्बोनिक एनहाइड्रेस लगेगा। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या है, कार्बोनिक सबसे ज्यादा एनहाइड्रेस, ये फास्टेस्ट एंजाइम है वर्ल्ड का, फास्टेस्ट वर्किंग एंजाइम, सबसे तेज काम करने वाला एंजाइम है पूरे वर्ल्ड। डाटा लिखा गया है कि 1 मिनट में कितना सबस्ट्रेट को ये प्रोडक्ट में बदल सकता है, ये लोग डाटा भी लिखा। सबसे ज्यादा मिलने वाले एंजाइम का नाम रोबिस्को, सबसे तेज काम करने वाले एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस, कहाँ मिलता है, आरबीसी का एंजाइम है। प्लाज्मा में भी मिलता है, लिखा है कि आरबीसी में भी है और ये प्लाज्मा में भी है, आरबीसी प्लस प्लाज्मा। ज्यादा कहाँ मिलेगा, आरबीसी में ज्यादा है ये, और प्लाज्मा में क्या है, ये लेस है, मिलेगा दोनों जगह, मतलब कार्बोनिक एसिड दोनों जगह बन सकता है, ध्यान रखना। कार्बोनिक एसिड प्लाज्मा में भी बनेगा, बन सकता है, और आरबीसी के अंदर भी बन सकता है, ठीक है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि एंजाइम कहाँ जाएगा, वहां पर कार्बोनिक एसिड बनेगा। अब ये कार्बोनिक एसिड टूटेगा किसमें, H प्लस और HCO3 टूट गया। ये HCO3 आरबीसी के, ये बाइकार्बोनेट एक बन चुका, देखिए बाइकार्बोनेट बन गया ना, ये आरबीसी में बना। यही चीज प्लाज्मा में भी बन सकती है, क्योंकि वहां पर भी एंजाइम देखने को मिलता है। ये बाइकार्बोनेट आरबीसी से निकल करके कहाँ जाएगा, प्लाज्मा में, कहाँ जाएगा, प्लाज्मा में जाएगा, टू प्लाज्मा। अब चूंकि ये नेगेटिव आयन बाहर जा रहा है तो उतने ही अमाउंट में क्या होंगे, नेगेटिव आयन अंदर भी तो आना चाहिए, तभी तो बैलेंस होगा चार्ज। आरबीसी के अंदर नेगेटिव आयन की कमी हो जाएगी ना, HCO3 बाहर जा रहे हैं लगातार, उतने ही अमाउंट में क्लोराइड आयन प्लाज्मा से अंदर जाएंगे, कहाँ, आरबीसी में, समझ रहे हैं ना। इसको हम लोग बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। क्या बोला जाता है, क्लोराइड शिफ्ट। ये है क्लोराइड शिफ्ट, हाँ। इसी का दूसरा नाम हैम्बर्गर्स फिनोमिना है, हैम्बर्गर्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे पहले के, अब तो पता नहीं क्या बुक में ही नहीं है, हैम्बर्गर्स फिनोमिना, क्लोराइड शिफ्ट, समझ में आ रहा है। अब ये जो H प्लस बना है, अगर ये H प्लस ऐसे लगातार बनता रहेगा तो आरबीसी तो अंदर से एसिडिक हो जाएगी, निकलता है, तो इस H प्लस का भी समाधान होता है आरबीसी में, क्योंकि H प्लस लगातार इकट्ठे नहीं होने चाहिए। देखिए H प्लस का समाधान क्या है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता ही है, हीमोग्लोबिन क्या करता है, इस H प्लस के साथ मिल करके HHP बना देता है। HHP क्या है, हीमोग्लोबिनिक एसिड है, हीमोग्लोबिनिक एसिड, लिख लीजिएगा। HHP क्या है, हीमोग्लोबिनिक एसिड, ग्लोबिनिक एसिड, ये क्या है, एक्ट एज बफर। बफर सबको पता है क्या होता है केमिस्ट्री में, बफर
पीएच मेंटेन pH को maintain करने करता है। वाला। आरबीसी के अंदर ऊपर कौन मेंटेन करता है? पीएच एचएच समझ में आया? ये ऊपर मेंटेन करेगा, पीएच को मेंटेन करेगा। ठीक है, ये हो गया। तो ये याद रखना, नहीं इसलिए दे रहा हूँ कि HCO3 जो फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन प्लाज्मा। वो बोथ इन बोथ आरबीसी दोनों एंड प्लाज्मा। आरबीसी में ज्यादा HCO3 बनेंगे क्योंकि आरबीसी में कार्बनिक एनाहाइड्रेस ज्यादा होता है। CA तो सिंथेसिस मेनली कहाँ होती है? आरबीसी में। ट्रांसपोर्ट अभी HCO3 इसमें HCO3 में जा रहा है ना, HCO3 प्लाज्मा में HCO3 पहुंच गया, यही कार्बन डाइऑक्साइड में चली जाएगी, लंग्स में चली जाएगी। ठीक है, लेकिन इस रूप में नहीं जाती, ध्यान रखना है। प्लाज्मा में होते हैं सोडियम आयन, देखिए लिखेंगे सोडियम होता है, प्लाज्मा में होता है। ये सोडियम इस HCO3 के साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में ट्रांसपोर्ट होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा HCO3 और बनाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। समझ में आ रहा है? तो ये CO2 का ट्रांसपोर्ट बता दें इसको अभी दिए हैं। अब एक चीज और है, एक है हेल्डन इफेक्ट और एक है बोर्स इफेक्ट। हेल्डन इफेक्ट और एक होता है बोर्स इफेक्ट। इन्हीं में है। हाँ, इसी में ही है, थोड़ा सा समझ ही कुछ नहीं, एकदम समझ में आ जाएगा। बता देना शायद एनसीईआरटी में नहीं दिया। हाँ, सिलेबस में नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज अगर कभी आ गया ना, वैसे आसान है, इतना भी ज़्यादा कठिन वाली चीज मैं नहीं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, आप ऑब्जेक्टिव करेंगे तो सकता मिल ही जाएगी। बता देना इसको, क्वेश्चन में मिल सकता है, मिलेगा, कुछ नहीं है इसमें। याद रखिए हेल्डन इफेक्ट क्या है। हेल्डन इफेक्ट ये बताता है कि ये एल्कोहलिक के लेवल पर काम करता है, ये लंग्स के, ये टिश्यू में काम करता है। समझ में आया? ये कहाँ काम करेगा? एट एल्कोहलिक, और ये क्या है? एट टिश्यू। क्या है ये? भाई सीधी सी बात है, एल्कोहलिक में होता क्या है? एल्कोहलिक में डिसोसिएशन, डिसोसिएशन बताइए किस चीज का डिसोसिएशन होता है वहां पर? और HbO2 का डिसोसिएशन होता है कि HbCO2 होता है, ये बताइए। एल्कोहलिक में ज्यादा वहाँ पर मतलब जो HbO2 जो ऑक्सीहीमोग्लोबिन बना वो वहीं टूट जाएगा। O2 वहाँ ज्यादा होता है परसेंटेज। हमारे खून से HbCO2 आ रहा है ना, ब्लड लेके आ रहा है। आरबीसी के द्वारा जब कार्बन डाइऑक्साइड आती है किस रूप में आती है? HbCO2। ये HbCO2 हमारे लंग्स में गया, वहां जाकर के टूटेगा Hb+CO2, तभी तो CO2 फ्री होगा। तो डिसोसिएशन ऑफ HbCO2 होता है कहां पर? ये एल्कोहलिक में देखने को मिलता है। HbCO2 टूटेगा, हीमोग्लोबिन प्लस CO2, ये हीमोग्लोबिन वहां जाकर के O2 के साथ जुड़ेगा। या तो आप ऐसे कह सकते हैं एसोसिएशन ऑफ HbO2, HbO2 का एसोसिएशन होता है, फॉर्मेशन होता है, बनता है HbO2। HbO2 की क्या होती है? सिंथेसिस होती है ना, कहां पर? एल्कोहलिक। तो HbO2 कब बनेगा? HbO2 कब बनेगा या HbCO2 कब बनेगा? बात एक ही है। HbCO2 कब टूटेगा? जब ये टूटेगा तो ये बनेगा। कब टूटेगा? कंडीशन ये होनी चाहिए इसको बनाने के लिए। यहाँ कंडीशन क्या है कि मोर PO2 और लेस PCO2। समझ में आया? ऑक्सीजन ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है, तो क्या बनेगा? HbO2। क्योंकि ब्लड चाहे जो भी ब्लड हो, चाहे ऑक्सीजनेटेड हो चाहे डीऑक्सीजनेटेड, दोनों में ऑक्सीजन भी होती है, दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा नहीं होता कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो उसमें ऑक्सीजन ही नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। डीऑक्सीजनेटेड में क्या है? CO2 ज्यादा है बट ऑक्सीजन कम है। समझ लेना। तो जब ऑक्सीजन ज्यादा जहाँ रहेगी वहां पर क्या होगा? HbO2 बनेगा, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा। ठीक है, जब भी CO2 जहाँ कम रहेगी। ये सब चीजें कहाँ देखने को मिलती हैं? इसी का जस्ट उल्टा बोर्स इफेक्ट। बोर्स इफेक्ट टिश्यू में होता है, मतलब वहां पर क्या होगा? डिसोसिएशन होगा। इसका HbO2 का होगा। ये कब होगा? जब HbCO2
CO2 क्या हो जाएगी, मोर। जानते हैं टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है ना, वहाँ जाकर के जब ब्लड ऑक्सीजन को ले जा रहा होता है, मतलब जहाँ जहाँ अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मिल गया तो तुरंत ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का साथ छोड़ देता है। किसको पकड़ लेता है, तुरंत ऑक्सीजन CO2 को पकड़ लेगा, ऑक्सीजन को वहाँ छोड़ देगा टिश्यू में ले जाकर। When HbCO2 मोर, और लिख सकते हैं HbO2 क्या है, लेस। वन में आ गया होगा। डिसोसिएशन सर जी HbO2 का डिसोसिएशन का मतलब होता है टूटना। अगर टिश्यू को ऑक्सीजन देनी है, ये टिश्यू को ऑक्सीजन देनी है, तो ऑक्सीजन HbO2 के रूप में आ रही है ना 97%, कैसे देगा? अगर सोचिए वहाँ ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है तो क्यों देगा ऑक्सीजन, नहीं देगा। ऑक्सीजन कम होगी, CO2 ज्यादा होगी, तब ये तो टूटेगा। इसका टूटना ही क्या है, फोर्स इफेक्ट। तो कई तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि बोर इफेक्ट काम कब करता है, जहाँ CO2 ज्यादा होती है, टिश्यू में काम करता है, ठीक है। जहाँ O2 कम होती है वहाँ बोर इफेक्ट काम करता है। या बोर इफेक्ट का मतलब क्या है, डिसोसिएशन ऑफ HbO2, या फिर एसोसिएशन ऑफ क्या चीज बनना, HbCO2 का बनना, HbCO2 का बनना, ये इसका फॉर्मेशन होना, ये फोर्स इफेक्ट में आता है, ठीक। समझ में जी। आगे देखिए, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। एक चीज और बताइए, आरबीसी के अंदर इन आरबीसी कैसा रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक की एनारोबिक? आरबीसी में कौन सा श्वसन होता है, एरोबिक की एरोबिक रेस्पिरेशन? एनारोबिक, क्योंकि आरबीसी में, मैच्योर्ड आरबीसी में कोई भी सेल ऑर्गेनेल नहीं होता, न्यूक्लियस तक नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह कुछ नहीं है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन लिखेंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। अगला टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ, क्या कहते हैं, डिस्पायरेशन। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, कैसे रेस्पिरेशन कंट्रोल होता है? ये जो बना है उसको बना के बताइए। कुछ नहीं है, वो रिएक्शन लिखी गई है, वो लिखा गया है कि Hb प्लस CO2 प्लस वाटर दोनों मिलकर के HbCO2 बनाते हैं। ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, HbCO2 इसमें टूट भी सकता है, ठीक है। इसके बाद ये टूटेगा तो H प्लस और HCO3 माइनस बनाएगा, ये रिएक्शन लिखी गई है। H2CO3 है सर, Hb नहीं, H2CO3 नहीं, ये H2CO3 वही मैंने एक बार लिखा, ठीक है। दोनों कार्बोनिक एनाहाइड्रेज एंजाइम का दिया, कौन सा एंजाइम, कार्बोनिक एनाहाइड्रेज, Ca। क्या कहना चाह रहा है? कहना कुछ नहीं चाह रहा है, अभी तो बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है प्लाज्मा के थ्रू, वो बता रहा है कि प्लाज्मा के थ्रू CO2 कैसे जाती है, HCO3 के रूप में बन करके कैसे जाती है, वही बना के दिखाया ना, HCO3 कैसे बनेगा। लोकेशन किसका किसका क्या है? आरबीसी में, आरबीसी नहीं है लोकेशन, इसकी मेनली आप बोलेंगे प्लाज्मा, प्लाज्मा के थ्रू। देखिए अगर बहुत गौर से देखा जाए तो HCO3 बनता कहाँ है, कहाँ बनता है, सबसे ज्यादा आरबीसी में, क्योंकि एंजाइम वहीं पर है, थोड़ा सा प्लाज्मा। लेकिन ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा हो रहा है, प्लाज्मा के द्वारा। ट्रांसपोर्ट अलग चीज है, बनेगा वहां निकल करके बाहर जाएगा, ट्रांसपोर्ट तो प्लाज्मा कराता है इसको, आरबीसी ट्रांसपोर्ट नहीं कराता है, ठीक है। तो 90% कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है HCO3 के फॉर्म में बाय द प्लाज्मा, और 3% प्लाज्मा के द्वारा होती तो है, लेकिन वो डिसॉल्व स्टेट में होती है। अगर कहीं समझे होते तो यहाँ तो समझे ही जाते हैं, इस टर्म में लिख दीजिए कि कहाँ ये आरबीसी यहाँ ज़्यादा है कि प्लाज्मा में, ये एक लाइन लिखना रहता तो एकदम डिट्टो हो जाता है। डिट्टो हम बता दें, डिट्टो लिख लीजिए, डिट्टो ये अभी मैंने डिट्टो लिखा भी है, मैंने लिखा है कि सीधे सुनिए, कुछ नहीं है, वो रिएक्शन ये बता रही है कि H2CO3 बनेगा कैसे, HCO3 माइनस कैसे बनेगा, पहले बनेगा H2CO3, वो टूटेगा H प्लस और HCO3 माइनस में कैसे आएगा ना। ये HCO3 बनता कहाँ है, वो बोलेंगे ये आरबीसी में ज्यादा बनता है ना, आरबीसी इसकी सिंथेसिस मोर होती है, और प्लाज्मा में क्या है, ये कम बनता है, क्योंकि एंजाइम दोनों जगह है, समझ में आया। लेकिन बनने के बाद ये ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा होता है, मेनली प्लाज्मा, आरबीसी के द्वारा ट्रांसपोर्ट नहीं होता। देख लीजिए ट्रांसपोर्ट जो है, ट्रांसपोर्ट ओनली बाय प्लाज्मा, प्लाज्मा से ही इसका ट्रांसपोर्ट होता है, किस रूप में, HCO3 के रूप में जाएगा। अगला देखिए रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन,
रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन कैसे कंट्रोल होता है? जानते हैं रेस्पिरेशन एक ऑटोनोमस प्रोसेस है। ब्रीदिंग क्या है? ऑटोनोमस है। उसको हम लोग हमारा जो है नर्वस सिस्टम उसको फास्ट और स्लो कर सकता है। ऑटोमेटिक प्रोसेस है ना, फास्ट हो जाएगा और स्लो। तो इसके लिए हमारा जो नर्व ब्रेन है, ब्रेन के हिस्से जानते हैं मेडुला, क्या होता है? मेडुला है और पॉन्स। हैंड ब्रेन के 3 हिस्से, सेरिबेलम, मेडुला और पॉन्स, जिसमें से रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है मेडुला और पॉन्स। मेडुला में एक सेंटर होता है, उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर बोला जाता है। ये सेंटर कहाँ है? मेडुला में है, ठीक है। और पॉन्स में एक सेंटर है न्यूमोटैक्टिक सेंटर, न्यूमोटैक्टिक सेंटर है, ठीक है। एक्सिस जो भी है, देख लीजिएगा सेंटर, ये कहाँ है? सेंटर पॉन्स में है, ठीक है। तो मेडुला का रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर और पॉन्स का क्या चीज? न्यूमोटैक्टिक सेंटर। ये सेंटर जब एक्टिवेट हो जाएंगे तो रेस्पिरेशन का रेट बदल जाएगा। मान लीजिए सांस ले रहे हैं हम, कभी कभी होता है कि सांस लेने की दर बढ़ जाती है, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है। तो जब ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा तो रेस्पिरेशन भी फास्ट हो जाएगा। कभी कभी होता है ब्रीदिंग रेट क्या हो गया है? स्लो हो गया है। सांस लेने की दर क्या हो गई है? धीमी हो गई है। तो जब धीमी हो जाती है तो सांसें लंबी हो जाती हैं, समझ रहे ना। अस्थमा में क्या होता है? बहुत लंबी लंबी सांस ली जाती हैं, ठीक है। तो जब इंस्पायरेशन का ड्यूरेशन बढ़ जाएगा तो ब्रीदिंग रेट घट जाएगा। जब सांस का ड्यूरेशन बढ़ जाएगा तो ब्रीदिंग रेट 1 मिनट में 12 से 16 बार सांस ली जाती है, ब्रीदिंग होती है, वो घट करके और कम हो जाएगी। कब? जब सांस लेने का जो ड्यूरेशन है वो बढ़ जाएगा। ड्यूरेशन समझ रहे हैं? लंबी सांसें खींची जाती हैं तो उसमें ब्रीदिंग रेट घट जाता है। और एक होता है जल्दी सांस खींचना, उसमें ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है। तो अगर ऐसा डिस्टर्ब हो रहा है तो ये सारे सेंटर कंट्रोल करते हैं। इनको पता कैसे लगता है कि डिस्टर्ब हो गया बॉडी में? वही ब्लड ब्रेन में भी तो पहुंचता है। जो ब्लड हर जगह है वही ब्लड ब्रेन में है। ब्लड में अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तुरंत ही पता लगा लेते हैं, ठीक है जी। एक्टिवेट कैसे होता है? हाँ, ये मतलब थोड़े समय के लिए होता है या फिर थोड़े समय, ठीक है, शॉर्ट टाइम के लिए है। अगर इंस्पायरेशन जो रेट है, इंस्पायरेशन का ड्यूरेशन क्या है? इंस्पायरेशन का ड्यूरेशन, ठीक है, लेस हो गया है, कम हो गया है, सांस बड़ी चल रही है, इंस्पायरेशन का ड्यूरेशन घट गया है, ठीक है। समय, रेट नहीं, समय। तो ये सेंटर एक्टिवेट हो जाएगा और उसको चेंज कर देगा। इसको रेस्पिरेशन के रेट को लिखा गया होगा अल्टर द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, लिखेंगे। इफ इंस्पायरेशन ड्यूरेशन लेस हो जाता है देन क्या हो जाएगा? दिस सेंटर हो जाएगा एक्टिवेट होने के बाद एंड अल्टर का मतलब चेंज कर देगा रेट ऑफ रेस्पिरेशन या फिर आप ब्रीदिंग कहेंगे, ठीक है, रंग को चेंज कर देगा। ये मेडुला में रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है। इस सेंटर के बगल में, इसी के नियर का मतलब इसके पास में कीमोसेंसिटिव एरिया है। क्या है? सेंसिटिव एरिया है, समझ रहे हैं ना। इसी के बगल में साफ साफ नियर टू द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर ए कीमोसेंसिटिव एरिया फाउंड। इसी के अंदर ये सेंटर है, इस सेंटर के बगल में एक कीमोसेंसिटिव एरिया है। वो कीमोसेंसिटिव एरिया क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड और रेस्पिरेशन कंसंट्रेशन को डिटेक्ट करता है। बता दीजिए, सर नहीं आएंगे आज लग रहा है, क्यों सर नहीं आएंगे? हाँ, 1 मिनट पूछ लें, मगर आए तो छोड़ दिया जाए, नहीं आए तो खत्म कर दीजिए, यही खत्म कर देते हैं, समझ लीजिए। इसी को चैप्टर खत्म कर देते हैं, नाम सीख लीजिए। ब्रेन में कितने सेंटर? 2 सेंटर हैं, मेडुला और पॉन्स। मेडुला क्या है? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर उसके अंदर है,
उसके अंदर क्या है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। पोन्स में क्या है, नीमोटैक्टिक सेंटर। जब इंस्पायरेशन का ड्यूरेशन घटता है, जब सांस लंबी होती है, तो ये सेंटर एक्टिवेट हो जाएगा और क्या करेगा, उसको मेंटेन कर देगा। ये वाला सेंटर का भी एक चीज और, नीमोटैक्टिक सेंटर इसको भी सिग्नल भेजता है। लिखा हुआ है, लाइन पढ़िएगा कि नीमोटैक्टिक सेंटर क्या करता है, या पोन्स का जो नीमोटैक्टिक सेंटर है या पोन्स है, इसको भी क्या करता है, सिग्नल भेजता है। ठीक है, या लिखेंगे सेंड सिग्नल, मतलब खुद तो कंट्रोल करेगा ही, साथ में इसको भी सिग्नल भेजेगा। ये सेंटर अकेले कैसे एक्टिवेट होता है, ये सेंटर एक्टिवेट कैसे होता है, इसके बगल में क्या है, कीमोसेंसिटिव एरिया। जैसे मान लीजिए ये मेडुला हो गया, मेडुला में क्या है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर हो गया, इसी के बगल में क्या है, कीमोसेंसिटिव एरिया। क्योंकि मेडुला में या ब्रेन के हर हिस्से में ब्लड जाएगा, तो जब इसमें ब्लड जाएगा, अगर ब्लड, ये सेंटर एक्टिवेट तब होगा जब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्या लिखेंगे, ये एक्टिवेट कब होगा, एक्टिवेट व्हेन मोर CO2, और जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो या H+ ज्यादा हो, क्योंकि CO2 अगर ज्यादा होगी तो H+ भी तो बढ़ेगा, या फिर और H+ ज्यादा हो जाए तुरंत इस सेंटर एक्टिवेट। तो CO2 ज्यादा कब होगी, जब रेस्पिरेशन फास्ट चल रहा होता है बॉडी, जब रेस्पिरेशन फास्ट हो रहा होता है तो उसको स्लो करना पड़ता है। फास्ट कब होगा, जब CO2 ज्यादा हो रही है, इसका मतलब फास्ट हो गया है। ठीक है, तो तुरंत यही ब्लड जब ब्रेन में पहुंचेगा, सेंटर एक्टिवेट हो जाएगा, कीमोसेंसिटिव एरिया उसको पता लगा लेगा, इसको सिग्नल भेजेगा, इसकी वजह से सेंटर एक्टिवेट हो गया और वो क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा, रिड्यूस रेट ऑफ, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हुआ तो सेंटर एक्टिवेट हो गया, मतलब रेट ऑफ रेस्पिरेशन को क्या कर देना है, स्लो कर देना है। यहाँ रिड्यूस नहीं, बुक में लिखा गया अल्टर द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, क्या लिखा, अल्टर द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, इसको चेंज कर देगा। ठीक है, बस। इसके बाद देखिए कुछ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर लिखे, एक चीज और, लास्ट लाइन लिखी गई है, ऑक्सीजन हैज इनसिग्निफिकेंट रोल एंड रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में बढ़ती है तो कीमोसेंसिटिव एरिया पता लगा लेता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई है, एक्टिवेट, लेकिन ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन चेंज होने से उसको कोई लेना देना नहीं है। इसलिए ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर घटता बढ़ता है, वो रेट ऑफ रेस्पिरेशन को कंट्रोल नहीं कर पाता। कार्बन डाइऑक्साइड का रोल है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन को सेंटर एक्टिवेट हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन अगर चेंज हुई तो उसका ऑक्सीजन का कोई लेना देना नहीं है, किसमें, कंट्रोलिंग कराना है। समझ में आया। लास्ट देखिए लिखा हुआ है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, पहला क्या है, अस्थमा है। अस्थमा में क्या होता है, लिखा गया है इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकस, ब्रोंकस समझ रहे ना, एंड ब्रोंक्यूल्स। ये ट्रैकिया हो गया, ये क्या हो गया, ब्रोंकस। ब्रोंकस आगे डिवाइड करता है, क्या बनाता है, ब्रोंक्यूल्स। तो ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लामेशन का मतलब सूजन हो जाएगा, स्वेलिंग आ जाएगी। तो जब स्वेलिंग हो जाएगी, मान लीजिए कि कोई पाइप है, उस पाइप की दीवार में स्वेलिंग हो गई है, तो अंदर का जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। स्वेलिंग होने से वॉल क्या कर गई है, स्वेल करके एरिया कम हो जाएगा। एरिया कम होने से सांस लेने में समस्या होगी। पहले एरिया ऐसा था, अब एरिया क्या हो गया, पतला हो गया, क्योंकि स्वेलिंग आ गई। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर आ जाएगा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, वही है अस्थमा। दूसरा है एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा होता है सिगरेट स्मोकिंग से। इससे सब पढ़ लीजिएगा, सेम लाइन उसी में है, समझा दे रहा हूँ। सिगरेट स्मोकिंग से क्या होता है, जब जो पर्सन सिगरेट स्मोकिंग करते हैं वो धुएं को माउथ से लंग्स में ले जाते हैं, क्योंकि उसका टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है। एयर का टेम्परेचर हमारी नोज़ मेंटेन कराती है, हमारा माउथ उसको ज़्यादा मेंटेन नहीं करा सकता, क्योंकि नोज़ में बीच में एक एरिया होता है ना, बताया था आपको, नेज़ल चैम्बर में एक जगह है जो क्या टेम्परेचर ऑफ एयर मेंटेन, लेकिन यहाँ से टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता। तो जब स्मोकिंग यहाँ से जाएगा अंदर फ्यूम्स,
तो वो क्या करेगा, हमारी जो एल्वोली हैं उनको सिकोड़ देगा। हमारी जो एल्वोली हैं लंग्स की वो क्या कर जाएंगी, श्रिंक कर जाएंगी। और श्रिंक कौन, पहले ऐसी थी एल्वोली, हेल्दी एल्वोली ऐसी है, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, श्रिंक होने से सर्फेस एरिया घट जाएगा और ऑक्सीजन का इंटेक क्या हो जाएगा, कम। पॉलीथीन है उसको गर्म करिए सिकुड़ जाएगा, सरफेस एरिया घट गया। एल्वोली टेम्परेचर हाई होने से एयर का क्या हो जाती है, श्रिंक, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट ब्लड में घट जाएगा, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित प्रॉब्लम समझ में आया। दूसरा क्या होता है एम्फीसीमा में, जो ट्रैकिया है सांस की नली और जो क्या है ब्रोंकस है, इसके अंदर होते हैं सीलिया। सीलिया क्या होने लगते हैं, धीरे धीरे बर्न कर जाते हैं, जल जाते हैं, ठीक है। तो फिर जो है म्यूकस को रिलीज कराने में समस्या हो जाती है, क्योंकि म्यूकस जो कफ है वो जब रेस्पिरेटरी सिस्टम ट्रैकिया से जब बाहर पास आउट होता है, इन्फेक्शन को बाहर निकालता है, उसमें सीलिया का रोल होता है। जब तक सीलिया मूव नहीं करेगा म्यूकस पास आउट नहीं होगा, ठीक है। और लास्ट में एक है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर लिखा है, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर लिखा हुआ है। वो क्या चीज़ है, जो पर्सन सीमेंट की इंडस्ट्री या जहाँ पर स्टोन की ग्राइंडिंग होती है वहाँ काम करते हैं, तो डस्ट जब रिलीज़ होती है वहाँ से या पत्थर के छोटे छोटे कण रिलीज़ होते हैं, वो सांस की नली में चले जाएंगे और हमारी लंग्स को फाइब्रस बना देंगे। फाइब्रस का मतलब कड़ा बना देते हैं, ठीक है। जिससे लंग्स जो होती हैं अगर सॉफ्ट हैं तो बड़ी आसानी से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं, फैलती हैं, सिकुड़ती हैं एल्वोली। लेकिन एल्वोली अगर फाइब्रस ज़्यादा हो जाएंगी, हार्ड हो जाएंगी, तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन आसानी से नहीं होगा, फूलेंगे नहीं, लंग्स प्रॉपरली एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे। तो लंग्स चिपकता नहीं है, वॉल मोटी, जैसे लंग्स की एल्वोली की वॉल कड़ी हो जाती है, मोर फाइब्रस कड़ी हो जाती है, तो वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन आसानी से नहीं करा पाती है। आप सांस को खींच रहे हैं तो उतनी तेज़ी से वो फैलेगा नहीं एल्वोली, तो उतनी एयर नहीं जाएगा बॉडी में एयर नहीं जाएगा तो फिर समस्या। समझ में आया? आप क्वेश्चन करिएगा तब बताइएगा। बताइए। हाँ आज भेज देंगे पूरे का क्वेश्चन, आज मैं इसका भेज दूँगा। हाँ।